सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं दिनेश लाल यादव निरहुआ और आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर जनता की आवाज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर जनता की आवाज़ और हमारे बीच उपस्थित हैं मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र संख्या 49 से भावी प्रत्याशी के रूप में साईं सेवादार अविनाश कुमार जी। और ये एक बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति हैं और सदैव गरीब असहाय ज़रूरतमंदों को मदद भी करते रहते हैं और लोगों से जुड़े हुए रहते हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि नगर विधानसभा 94 में जो अभी कुछ समस्याएं हैं उस पर इनका क्या कहना। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे छोटे से कार्यक्रम में। मैं सर्वप्रथम आपके चैनल जनता की आवाज़ को मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोग जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फरपुर में ही नहीं बल्कि मुजफ्फरपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी जनमानस की आवाज़ को जिस तरीके से आप लोगों ने बुलंद करने का काम किया है, इसके लिए मैं तमाम शहरवासियों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सर, मैं जानना चाह रहा था कि आपके क्षेत्र में मिठनपुरा चौक से लेकर और इमली चौक तक जो रास्ता है उस रास्ता की स्थिति बहुत ही दयनीय है और यह स्थिति आज से नहीं, काफ़ी समय पूर्व से इस स्थिति में वो रास्ता और अन्य जगहों पे अगर आपके क्षेत्र का भी बात करूँ तो अन्य जगहों पे भी जो सड़क हैं उनमें सुधार हुई है। उस सड़क में क्यों सुधार नहीं हो रहा है, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि शायद हो सकता है आपके नज़र में मिठनपुरा चौक से लेकर के और इमली चौक तक के लिए जो सड़क का आप देख रहे हैं स्थिति, वो आपको समझ में आ रही है कि वो जर्जर स्थिति में हो चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शहर के अधिकतर इलाका, जहां भी आप 3 महीने पहले का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, जहां भी 3 महीने पहले मैं बोल रहा हूँ, बड़ा ये कंट्रावर्सी वर्ड है, हो सकता है बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के हम पर कटाक्ष भी कर सकते हैं कि ये किस दावे के साथ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कह सकता हूँ कि आपके चैनल में अगर ये इंटरव्यू चलती है कि 3 महीने पहले की बनी हुई रोड का भी हालत जर्जर है, तो मैं वैसी उदाहरण 2, 4, 5 दिखा सकता हूँ इस शहर के अंदर में। इसके पीछे एक ही मात्र रीजन है कि यहाँ जितनी भी कामें होती हैं मुजफ्फरपुर शहर के अंदर में, खास करके मैं बताऊँ मुजफ्फरपुर शहर के अंदर में जितनी भी काम चल रही है या हुई है, वह सारे के सारे काम जनता के विकास के उद्देश्य से नहीं की गई है बल्कि अपने विकास के उद्देश्य से की गई है। यानी कहने का मतलब यह है कि भ्रष्टाचार से लिप्त सारी योजनाओं का क्रियान्वयन का परिणाम है कि आज वो जर्जर सड़क आप देख रहे हैं। आप वहाँ छोड़िए, मैं एक सड़क की बात मैं कर दूं आपको। चतुर्भुज स्थान चौक से लेकर के और कालीबाड़ी रोड, जो कि जिसमें एक हमारे पूर्व मंत्री का निवास भी है और एक कद्दावर नेता रहे हैं, समाजवादी नेता रहे हैं, उनका भी आवास है और उनके अथक पहल पर वो काम हुई, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर जो जर्जर स्थिति आज बनी हुई है, आप देख के आप आश्चर्य करेंगे। इसके पीछे का रीजन इतना ही है कि जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ टेंडर लेती हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से ग्रस्त होती हैं, भ्रष्टाचार से पीड़ित होते हैं, जिसके वजह से वो काम सफल नहीं कर पाती। आप सीधा हमारे समझ से आपका इशारा हो रहा है कि सुशासन की सरकार है और सुशासन की सरकार में ज़रूरत से ज़्यादा प्राप्त भ्रष्टाचार है। मैं ज़रूरत से ज़्यादा इसलिए कह रहा हूँ, इससे पूर्व भी सरकारें रही हैं और उस समय भी भ्रष्टाचार रहा है, लेकिन सुशासन की सरकार में ज़रूरत से ज़्यादा भ्रष्टाचार है। देखिए, सिंपल सी बात है कि अर्थ युग है, समय के हिसाब से लोगों की इच्छा शक्ति बढ़ती है। पहले के जो नेतागण हुआ करते थे, उनकी जो इच्छा शक्ति थी, उनकी जो ज़रूरत थी, उससे कई गुना ज़्यादा इच्छा शक्ति और कई गुना ज़्यादा ज़रूरत आज के नेताओं को देखने को मिल रही है, जिसका वजह है कि पहले अगर भ्रष्ट तंत्र में
अगर 1 रुपया में से 10 पैसा चोरी होता था तो आज ठीक उल्टा हो गया, 1 रुपया में से 90 पैसा चोरी हो जा रहा है। तो ये चोरी का परिणाम है कि आज ये जर्जर स्थिति है। पूर्व में भी हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं कहूँगा कि पूर्व में नहीं हुआ होगा, पूर्व में भी हुआ है, लेकिन आज चरम पर हो चुका है। क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ जो भी नेतागण बन के आ रहे हैं, जो भी अधिकारीगण बन के आ रहे हैं, उसमें से 90% लोग सिर्फ और सिर्फ व्यापार सोच कर आ रहे हैं इस क्षेत्र में। और जो व्यापार सोच करके आएंगे वह आपका विकास नहीं कर सकते, वो पहले अपने व्यापार की विकास करेंगे। और इसका सीधा जीता जागता उदाहरण हमारे मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला, जहां एक व्यापारी जो कि एक ऑटोमोबाइल सेक्टर से उठ करके आए थे, और आज स्थिति ये है कि उनकी पूरी जीवन काल एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में सीमित था। लेकिन जैसे ही वो विधायक बने और विधायक बनने के बाद वो मंत्री बने, तो उनका सेक्टर आप देख लीजिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर से बढ़ करके वो होटल मैनेजमेंट सेक्टर में आए, होटल मैनेजमेंट सेक्टर से बढ़ करके एजुकेशन सेक्टर में आए, एजुकेशन से बढ़ करके आज के डेट में वो मेडिकल सेक्टर में भी आ चुके हैं। यानी हर सेक्टर में वो अपने आप को बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन मुजफ्फरपुर को इस तरीके का सेक्टर में बांट करके रख दिया है कि एक स्मार्ट सिटी बनने की योजना आई भी, और हम समझते हैं कि स्मार्ट सिटी के लिए बहुत बड़ी फंड आई, 2000 करोड़ रुपए का फंड का यहाँ योजना है। और आज आप स्थिति देख लीजिए जा करके, तो हमको लगता है कि 10 साल पहले जिस तरीके से दर विकास हो रहा था, उसी तरीके से आज भी हो रहा है। यानी पहले जिस तरीके से MRDA के माध्यम से घोटालाएं चल रही थी, उसी तरीके से आज स्मार्ट सिटी फंड में भी घोटाला चल रहा है, जिसका परिणाम है कि शहर स्मार्ट तो नहीं बन पाया, लेकिन हमारे विधायक महोदय जो आज के हैं या उनके इर्द गिर्द में रहने वाले जो लोग हैं वो बहुत स्मार्ट बन चुके हैं। हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे जो दर्शक आपको अभी देख रहे हैं, आप मुजफ्फरपुर टाउन के बीचों बीच से आते हैं, और आपके टाउन में इस कोरोना काल से बचाव हेतु लोगों को क्या व्यवस्थाएं दी जा रही है, इस संदर्भ में कुछ बताइए। देखिए, इस संदर्भ में तो मैं यही बताऊंगा कि यह जो कोरोना वैश्विक महामारी है, यह पूरी दुनिया को तबाह कर रही है। लेकिन इस वैश्विक महामारी से जिस तरीके से जंग लड़ने के लिए पूरी दुनिया कमर कस रखी है, और ख़ास करके हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से शुरुआती दौर में कमर कसने का काम किया, आज बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सेना नायक ने हमें बॉर्डर पर भेज दिया है, लेकिन हमारे बंदूकों में गोली नहीं है। आज वही स्थिति हमारे उन कोरोना वॉरियर्स का हो रहा है, चाहे वो स्वास्थ्यकर्मी हो, चाहे वो पुलिसकर्मी हो। उनका जो हालत आप देख रहे होंगे, बहुत बुरा हालत है। वो किस तरीके से जान जोखिम पर ले करके काम कर रहे हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि उनके अंदर में वो भारत माता की खून दौड़ रही है, जिसके कारण वो आज सफल हो रहे हैं अपने कोरोना वॉरियर के कार्य को करने में। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस कोरोना से जंग लड़ने के लिए बहुत बड़ा एक फंड का क्रिएशन हुआ, प्रधानमंत्री केयर फंड का क्रिएशन हुआ, हम लोगों ने भी उसमें दान देने का काम किया, बहुत सारे शहरवासियों ने। मैं तो देखा हूँ जिनकी हालत नहीं है अपने आप को ढंग से जीवन जीने की, उनके अंदर की भी जज्बा देखने को मिला कि वो भी 100-200 रुपया करके प्रधानमंत्री केयर फंड में देने का काम किए। लेकिन उस केयर फंड का क्या हो रहा है ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे ये कहने की ज़रूरत ज़रूर हो रही है कि आज उस कोरोना के जंग को लड़ने के लिए जो हमें एमिनेशन की ज़रूरत है, जो हमें हथियार की ज़रूरत है, वो आज कहीं नहीं दिख रहा है धरातल पे। और इसका सीधा सबसे बड़ा उदाहरण हमारे बिहार के अंदर में देखने को मिल रहा है, और बिहार में भी उससे भी बड़ा उदाहरण हमको मुजफ्फरपुर में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर SKMCH में कोविड-19 वार्ड बनाया गया है। लेकिन कोविड केयर के सेंटर का जो जाकर हाल आप देखें, पिछले दिन आपने देखा होगा, वहाँ पानी के लिए किल्लत हो रही है, शौचालय के लिए किल्लत हो रही है, और PPE किट वगैरह को तो दूर छोड़ दीजिए। वहाँ पर मास्क ग्लव्स की क्या स्थिति है वो तो वहाँ जाने के बाद आपको पता चलेगा। ये आज ही तो मुझे लग रहा है कि हम लोग भगवान भरोसे जी रहे हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि कोरोना से जंग लड़ने में सरकारी तंत्र 100% में अगर हम कहें तो 95% फेलियर हो चुकी है। इसलिए मैं जनता जनार्दन से इतना ही निवेदन करता हूं कि इस कोरोना काल में बचना अगर है
तो आपको खुद ही सुरक्षित रहने के लिए घर में ही रहना होगा। घर से यदि आप बाहर निकलते हैं तो मास्क अवश्य लगाकर निकलें, दूरी अवश्य बनाकर रहें, और जब भी घर पर आएँ तो पहले हाथ पैर बढ़िया से धोएं, फिर घर में जाएं। ये सतर्कता रखेंगे तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। सरकार के भरोसे रहने की ज़रूरत नहीं है। बिहार सरकार ये दावा कर रही है कि लॉकडाउन जो स्टार्टिंग लॉकडाउन था, बिहार सरकार का आह्वान था कि जितने भी राशनधारी कार्डधारी व्यक्ति हैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ राशन देने की बात कही जा रही है। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ तक इसमें सच्चाई है और कितने लाभुक आपके क्षेत्र में इस चीज़ का लाभ ले चुके हैं, इस पर थोड़ा सा प्रकाश करें। देखिए, मैं आपको बता दूं, जब ये कोरोना वैश्विक महामारी का मार हम लोग देशवासियों के ऊपर में झेलने की नौबत आई और हम लोग झेलना शुरू किए, उस समय मुझे ऐसा लग रहा था, जैसा फीलिंग हो रहा था कि लग रहा था कि जैसे सत्ताधारी में जो लोग बैठे हैं उनके लिए ये कोरोना महामारी नहीं आया है, बल्कि उनके लिए यह भी एक चुनावी एजेंडा आ गया है। और इसी के तहत ये लोग राशन में भी भाषण देने का हिसाब सिर्फ काम किए हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको बता दूं कि जब ये पहला दिन, जिस समय हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में बैठी है, जिस समय लॉकडाउन 1 लगाने का काम की थी, उस समय उन्होंने यही कहा कि सब लोग अपने अपने घर में सुरक्षित रहिए। और लेकिन उनकी पार्टियों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, उन्होंने अपने 1 करोड़ कार्यकर्ताओं का लिस्टिंग कर लिया और ये कह दिया कि भाई 10-10 घर को आप लोग भोजन देने का काम करो। मतलब ये समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। एक तरफ आप कह रहे हो सब लोग घर में रह जाओ, और एक तरफ आप अपने कार्यकर्ताओं 1 करोड़ की टोली को निकाल रहे हो देश के अंदर में कि भाई आप जाकर के सेवा करो। अच्छी बात है, सेवा होनी चाहिए थी, लेकिन ये कौन सी सेवा हुई कि जो सामुदायिक किचन की व्यवस्था जो गवर्नमेंट चलानी थी, जिसको गवर्नमेंट को चलाना था, जैसा मेरा खास करके मुजफ्फरपुर के अंदर में मैं ये बात इसलिए उठाना चाहता हूँ क्योंकि इसका झेलन सबसे ज़्यादा हमने मुजफ्फरपुर में देखा है कि मुजफ्फरपुर में 2 सामुदायिक किचन चलाई गई, जिस किचन में 100% दिख रहा था कि वो सरकार नहीं चला रही है, लग रही है कि बीजेपी के लोग चला रहे हैं, और वो लोग जो चला रहे हैं वो गरीबों में भी वो खेमा बांट रहे हैं, किसी को खिला रहे हैं, किसी को नहीं खिला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। वैसे ही हालत राशन के दौर में हुई। राशन के दौर में देखने को मिला आपको कि एक तरफ केंद्र सरकार अनाउंस करती है कि मैं इतना सामान देने जा रहा हूँ, बिहार सरकार कहती है कि मैं इतना सामान देने जा रहा हूँ, लेकिन जब वो धरातल पर आता है तो याद आती है वो दिन जिस दिन के लिए हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भाई कांग्रेस की सरकार जो थी वो 1 रुपया ऊपर से चलाती है, 90 पैसा ऊपर चला जाता है, 10 पैसा लोगों को मिलता है। ठीक वही दिन आज हमें इस राशन के टाइम में देखने को मिला कि राशन चलता है, अगर किसी व्यक्ति के लिए 5-5 किलो के हिसाब से भी अगर चलता है, कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं कि अगर 100 किलो राशन चला तो मुझे लगता है कि ज़मीन पर 5 किलो से ज़्यादा राशन बटा नहीं है, 95 किलो ऊपर ही ऊपर बट गया है, ऊपर ही ऊपर लोगों को खाने का काम किया है। इसका एक बड़ा टिपिकल उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि अभी मैंने देखा कि आधार कार्ड से लिंकअप की बात आ रही थी, क्योंकि ये क्या हो रहा था कि लॉकडाउन के दौरान आधार कार्ड से लिंकअप इसलिए कराने की बात आ गई क्योंकि 1-1 हज़ार रुपया भेजना था, और उस दौरान जो काम चलना शुरू हुआ, जिस मिशन मोड में आधार कार्ड से लिंकअप हुआ, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि हमारे मुजफ्फरपुर जिला के हमारी महान जनता किस सोच की है। ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि एक तरफ जब 100 रुपये के लिए अगर कोई मतलब समझ लीजिए कि एक राहत लेने की बात होती है तो लोग आधार कार्ड के साथ साथ वोटर कार्ड, बैंक पासबुक सब लेकर के दौड़ के लाइन लगा देते हैं। और यहाँ जब राशन कार्ड के माध्यम से 1,000 मिलने की बात हुई थी, उस समय ये लोग आधार से लिंकअप नहीं करा पाए। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बड़ा अहम बात खास करके खाद्य आपूर्ति मंत्रालय से लेकर के और इससे संबंधित तमाम अधिकारियों को मैं बताना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने देखा कि कुछ दिन पहले हमारे एसडीओ साहब ने फरमान जारी किया कि भाई मुजफ्फरपुर जिला में 69 लाख कार्ड ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड से लिंकअप नहीं हो रहा है। तो मुझे आश्चर्य लग रहा है कि ये 69 लाख जनसंख्या, ये कौन है जो आधार से लिंकअप नहीं करा रही है? उनको क्या 1,000 का मुंह नहीं है? मैं बड़ा आश्चर्य कर रहा हूँ।
उनको क्या 5 किलो अनाज का मोह नहीं है? जहां एक एक दाना के लिए आज लोग तरस रहे हैं, वो 5 किलो छोड़ देंगे? इतना बड़ा तो हमको लगता है छोड़ने का काम शायद गैस सब्सिडी के लिए जब बात किए थे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, तो उस समय भी लोगों ने नहीं छोड़ा। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को गैस सिलेंडर, चूल्हा दिया गया और इस लॉकडाउन के दरमियान ये सूचना प्राप्त हुई कि लोगों को सब्सिडी फ्री भी गैस देने की बात चल रही थी। सब्सिडी के माध्यम से उनका पैसा रिटर्न हो जाएगा। अभी वास्तु स्थिति ये है कि उज्ज्वला योजना अंतर्गत जो लोग गैस लिए हुए हैं उनका सब्सिडी का अमाउंट काफ़ी घट गया। अभी जो सब्सिडी लोगों को आ रही है उसकी अमाउंट काफ़ी घटी हुई है, 100 रुपया इत्यादि का। इसी हमको लग रहा है कि इसी अमाउंट के दरमियान वो आ रही है। इस संदर्भ में क्या कहना है? देखिए, ये तो चूंकि आप हम जागरूक लोग हैं, इसलिए हम लोग समझ पा रहे हैं कि कितना घट रहा है और कितना बढ़ रहा है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे देश की 70% से ज़्यादा आबादी, जिनको ये पता भी नहीं है कि कब कितना मेरा बढ़ा और कितना घटा, क्या मुझे देना पड़ रहा है, ये उनको शायद जानकारी भी नहीं है। इस देश में गैस सब्सिडी ही नहीं, बैंक अकाउंट्स के माध्यम से या बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से जिस तरीके से कटिंग की जा रही है, यानी कह लीजिए कि जैसे एक ज़माने में होता था ना कि भाई अगर आपके पास पॉकेट में पैसा नहीं है तो किसी का पॉकेट काट लो, आपके पास पैसा हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से सरकार आज कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें से कटिंग करती है। आपको क्या लगता है 1 रुपया मेरा गया, लेकिन आप कॉमन सेंस लगाइए कि अगर 130 करोड़ जनता है, अगर उसमें से 10% जनता भी अगर हमारी उस सामान का इस्तेमाल कर रही है तो 1-1 रुपया के हिसाब से 13 करोड़ लोग हो गए। 13 करोड़ रुपया सेकेंडों में ले लेती है। तो ये जो आप कह रहे हैं ना सब्सिडी का जो कम बेस होना, ये तो एकदम आम बात हो गई हमारे सरकार के अंदर में। जब से ये 2014 से मैं देख रहा हूँ, जब से ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, तब से जो अगर हम कटिंग का आंकड़ा देख लें तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम विभाग के माध्यम से अरबों खरबों रुपया का कटिंग सेकेंडों में होता है। तो ये तो आम बात है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरा अंतिम सवाल रहेगा आपसे, आपके क्षेत्रों में जो गरीब असहाय लोग हैं, जो रोड किनारे झुग्गी बनाकर रह रहे हैं, ये भीषण महामारी कोरोना काल में है, जहाँ एक तरफ कोरोना का दहशत है, वहीं दूसरी तरफ बाढ़ और बरसात ने भी अपना दहशत बना के रखा है। और इस बीच में जो लोग झुग्गी बना करके रोड किनारे बसे हुए हैं, उन लोगों के लिए आपके क्षेत्रों में अभी क्या व्यवस्था देखने को मिल रही है और क्या उन लोगों को सहयोग मिलना चाहिए, इस संदर्भ में? देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं, मैं कई दिनों से आवाज़ भी उठा रहा हूं, माननीय जिलाधिकारी महोदय तक भी हमने आवाज़ को उठाने का प्रयास किया है कि बाढ़ की आफत ये कोई 1 साल की बात नहीं है, ये हर साल की बात है। और मुझे आश्चर्य लगता है कि सरकार में बैठे लोग, इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं जहां पर हमारे देश के लिए नीतियां बनती हैं, वहाँ पर बैठे लोगों को क्यों नहीं एक इस मुद्दे पर कोई पॉइंट आता है कि इस बाढ़ की विभीषिका जो हर साल हम झेलते हैं, इससे बचाव क्या किया जाए। इस पर आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया, नीति आयोग से लेकर के और नीचे स्तर तक के अधिकारियों के द्वारा। और रह गई बात कि अभी के संदर्भ में जो आप देख रहे हैं कि लोग मतलब कनात घेर करके, प्लास्टिक घेर करके, मैं आपको बता दूं यह देहातों का हाल नहीं, यह शहरों का भी वही बुरा हाल है। आप चले जाइए बगल में वार्ड नंबर 13 सिकंदरपुर में, जहां मुक्ति धाम है, जिस मुक्ति धाम के बगल में सैकड़ों के संख्या में लोग झुग्गी झोंपड़ी में रहते थे, और वो जो रहते थे उनसे वोट लेने के लिए हर साल 2 साल पर लोग वहां पहुंच रहे हैं, एमएलए के चुनाव में, एमपी के चुनाव में, वार्ड के चुनाव में, लेकिन उनकी उस समस्या के निदान आज तक किसी ने नहीं किया। और आज वहाँ स्थिति ये है, न शौचालय की उनको कोई व्यवस्था है, न स्वच्छ पानी की व्यवस्था है। जबकि अभी मैं 2 दिन पहले देख रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी मणिपुर के शौचालय और स्वच्छ पानी के लिए बड़ी बड़ी बातें किए जा रहे थे टीवी के अंदर में। तो ये सारा का सारा किया धरा, ये आज बाढ़ की स्थिति में आप देख रहे हैं कि धरातल पर क्या स्थिति है। तो इसलिए मैं इस सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से इतना ही मांग करना चाहता हूँ कि जो पानी
जो जल आज मुजफ्फरपुर शहर के अंदर में आ चुका है उसको निकालना, समझिए एक कोठी का धान निकालो, दूसरे कोठी में डालो, दूसरे कोठी का निकालो, दूसरे कोठी में डालो, यही है। क्योंकि जब तक वाटर ड्रेनेज सिस्टम सही से नहीं बनाया जाएगा, जब तक नालों के अंदर में सोख्ता का इंतजाम नहीं किया जाएगा, जब तक नालों के अंदर में कचरा को रखने के लिए कलवर्ट नहीं बनाया जाएगा, तब तक यह पानी न मोटर पंप से निकल सकता है, न कहीं से नाली उड़ाही करके हो सकता है, न कहीं कटाव करके हो सकता है। इसलिए मैं इतना ही आपसे आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि वो पानी निकालने की चिंता छोड़ें, बल्कि इस चिंता में लग जाएं कि जो पानी में लोग रह रहे हैं उनकी कैसे सुविधा हम दे सकते हैं, उनको शौचालय की व्यवस्था कैसे करें, उनके भोजन की व्यवस्था हम कैसे कर पाएँ, उनको आने जाने की क्या सुविधा हम मुहैया करा सकें, इस बात के लिए हम कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैं भी आपका धन्यवाद करता हूं और तमाम शहरवासियों का धन्यवाद करता हूं। 3 लोक तारण तरण शंकर गए कैलाश, अखंड तपस्या की बोलो मिलकर जय जयकार। शिव समान दाता नहीं, विपद विदारण हार, अब लज्जा मोरी राखियो ऐ नंदी के असवार। बोल शंकर भगवान की। बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाइए, अगड़ बम बम लहरी बगड़ बम बम लहरी। अगड़ बम बम लहरी, बगड़ बम बम लहरी। बम 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 लहरी शिव शिव लहरी सब गाइए, बगड़ बम बम लहरी अगड़ बम शिव लहरी। अगड़ बम बम लहरी, बगड़ बम बम लहरी। ओ गंगा जी की धारा बोले, बोलो हम लहरी। गंगा जी की धारा बोले, नदी का किनारा बोले, शिव लहरी रे बाबा बम लहरी। शिव लहरी रे बाबा बम लहरी। गंगा जी की धारा बोले, नदी का किनारा बोले, शिव लहरी रे ओ बम लहरी। शिव लहरी रे बाबा बम लहरी। बम 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 लहरी शिव शिव लहरी मन गाइए, बगड़ बम बम लहरी बगड़ बम बम लहरी। अगड़ बम बम लहरी, बगड़ बम बम लहरी। ओ नारद जी की वीणा बोले, बोलो हम लहरी। नारद जी की वीणा बोले, सागर और मीणा बोले, शिव लहरी रे ओ बम लहरी। शिव लहरी रे ओ बम लहरी।
और मीरा बोले शिव लहरी रे ओम बम लहरी। शिव लहरी रे ओम बम लहरी। बम लहरी शिव शिव लहरी मन गाइए अगड़ बम बम लहरी बगड़ बम बम लहरी।